भारतीय फौज ने लाहौर में सुबह का नाश्ता और शाम की चाय की ख्वाहिश की थी। तब से उस वक्त की चाय और नाश्ता तारीख का हिस्सा है। बुनियादी मुतालबा जो डॉक्टर साहब है वो है कि जो 14 फरवरी के बाद पेट्रोलियम की मसनूआत के अंदर जो कीमतों के अंदर इजाफा किया गया है उसकी वापसी के लिए आज हमने मुल्क भर में शटर डाउन कॉल दी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नहायत कामयाब है। कि मरियम नवाज ने जो परसों तकरीर की थी सरगोदा के अंदर, उसकी कंप्लेंट मैंने ऑलरेडी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कर दी है और लिख के मैंने भिजवा भी दिया। मतलब ये है कि जजों को जिस तरीके से मिलाइन कर सकते हैं उस तरह से मिलाइन किया जा रहा है। मियाँ साहब के साथ हुआ वो सारा अब खान साहब के साथ होना ज़रूरी है, तभी इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं, जिस तरह से फिर 2018 के इलेक्शंस हुए। मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहिबा जो है वो ऑब्वियसली ये चाहती हैं कि जो भी नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वो ही हर चीज़ हर्फ ब हर्फ अब इमरान खान साहब के साथ होनी चाहिए। हाफजा कमज़ोर नहीं है लोगों का कि ये समझेंगे कि मरियम आएगी गले चीख के और कॉस्मेटिक के फेस के साथ सर्जरी करा के आएगी तो लोग आ जाएंगे। भाई आप क्या हैं, आप हैं क्या? ना कभी आपने ज़िंदगी में आज तक काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, ना कभी आप किसी ओहदे पे रहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दो 2023 का इलेक्शन का साल है और इलेक्शन होगा और हर हाल में होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले इंसाफ होगा। दूध का दूध पानी का पानी होगा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। नवाज शरीफ से नाइंसाफियों का अजाला होगा। उनकी गलत सजाएं खत्म होंगी। इमरान खान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे और फिर इलेक्शन होगा। पनामा बेंच को पहले सिजिलियन माफिया और गॉडफादर के अलकाबात वापस लेने होंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से साहिवाल जलसे में खिताब के दौरान ये बयानात सिर्फ सियासी नहीं बल्कि ये डिमांड्स हैं, ये उम्मीदें हैं, ये उस साजिश और प्रोपेगेंडे के पीछे छुपे वो मुतारे बात है जिसके लिए अदलिया मुखालिफ फाजिल जज साहिबान के खिलाफ सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है। मरियम नवाज की जानिब से ये बाकायदा तासुर दिया जा रहा है कि जी मुल्क की जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार पनामा बेंच और उसे बनवाने। मजीद क्या कहा मरियम साहिबा ने, उन्हीं की ज़बानी ज़रा सुन लीजिएगा। अच्छा, ये कहना कि जी ये बयानात, ख्वाहिशात, तहफ़्फ़ुज़ात और दुख हुक्मरान जमात के नहीं बल्कि मरियम नवाज़ के हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत हटाने से लेकर PDM की हुकूमत बनाने तक का सेहरा मरियम नवाज़ अपने बाबूजी के सर से जाती रहीं। मरियम नवाज़ का तो मानना है ना कि हुकूमत उनकी है ही नहीं, लेकिन हुकूमत मिलते ही मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ से भी पहले वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गईं। हुकूमत उनकी नहीं है मगर इक़्तिदार मिलने के बाद सरकारी प्रोटोकॉल के साथ होता है। हुकूमत उनकी नहीं है, लेकिन मरियम नवाज मुल्क के वफाकी वज़ीर ख़जाना को हिदायत देती हैं कि पालतू जानवरों के दरामद खाना है, उस पर जो पाबंदी लगी हुई है उससे फौरी तौर पे कैसे हटाया जाए। और हुकूमत उनकी नहीं है, लेकिन हर कन्वेंशन में स्टेज पर मुल्क का वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात मरियम नवाज के पीछे हाथ बांधे खड़े दिखाई देते हैं। हुकूमत उनकी नहीं है, लेकिन मुल्क का हर फैसला नवाज शरीफ लंदन से बैठकर करते हैं। ये उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन मरियम नवाज खुलेआम हाजिर सर्विस जजेस को धमकियां देती हैं, मुतालिबा करती हैं कि इमरान खान को सियासत के मैदान से पहले नाअहल करो, जेल में डालो, नवाज शरीफ की सजा खत्म करो, फिर इलेक्शन होगा। ये कैसी हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? कौन सी पार्टी का सदर पाकिस्तान का वजीर आजम है? मरियम नवाज से हमारे वजीर आजम का रिश्ता क्या है? इस वक्त ऑपोजिशन में इमरान खान है, खुद मरियम नवाज। तकरीबन 20 मिनट की तकरीर में मरियम नवाज ने जाते जाते सिर्फ एक बार अपने चचा शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया। उनकी पूरी तकरीर में ना कोई पॉलिसी थी, ना कोई रोड मैप नजर आया, ना कोई सियासी स्ट्रैटेजी हिकमत अमली थी, ना किसी माशी प्लान का जिक्र था, ना पाकिस्तान को सियासी बहरान से कैसे निकालना है इसका कोई सोल्यूशन को हल बताया गया। और मरियम नवाज की तकरीर सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा, और वो क्या था कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए किसी भी तरह, और इसके लिए चाहे तो तौहीन अदालत करना पड़े या किसी फाजिल जज की किरदार कुशी करना पड़े। ये तमाम हदें पार होती हुई हमें आजकल दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और KPK में इंतखाबात से मुतालिक जो अस्कुद नोटिस है उसकी अहम समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स ये दिए हैं कि जी जहां आइन खामोश है वहां कानून मौजूद है और कल केस को ख़त्म करना चाहते हैं। कल सुबह 9:30 बजे केस की दोबारा समाअत होगी और कल किसी बड़े फैसले का भी इम्कान है जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से आ सकता है। अब आज दौरान समाअत अस्कुद नोटिस पर कायम जो 9 रुकनी लार्जर बेंच है वो टूट गया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस जाया ने केस सुनने से माजरत कर ली, जिसके बाद अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी केस
की समाअत कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। कल कौन सी बड़ी खबर आ सकती है, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। तारुफ करवाती हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान माहिर कानून अनवर मंसूर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सीनियर तजियाकार माहिर कानून हैदर वहीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं अनवर मंसूर साहब से शुरू करना चाहूँगी। अनवर साहब, पंजाब और केपी के इलेक्शन पर आज खुद जो नोटिस, उसमें मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो मरियम नवाज साहिबा एक बार फिर से अदलिया और फाजिल जज साहिबान को तनकीद का निशाना बना रही हैं खुलेआम, क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या इस मामले पर अदलिया को आज खुद नोटिस लेना चाहिए? और क्या वो असरअंदाज हो रही है अदालती मामलात में? आज हमने देखा कि 9 रुकनी बेंच टूट गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आजकल मामला चल रहे हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं और जाहिर है कि आगे जाकर जी सॉरी डॉक्टर फिजा, ये मामला जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंदर मैं ज़रा सा एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ ने जो परसों तकरीर की थी सरगोदा के अंदर, उसकी कंप्लेंट मैंने ऑलरेडी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कर दी है और लिख के मैंने भिजवा भी दिया। तो ये तो एक चीज़ हो चुकी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि जो मामलात हो रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आज भी तकरीर की गई है, जिसके जजेस के कंधे पर रख कर आगे चलना है, मतलब ये है कि जजों को जिस तरीके से मिलाइन कर सकते हैं उस तरह से मिलाइन किया जा रहा है। मैं किसी सूरत में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ना कोर्ट को करना चाहिए इन चीज़ों को एक्सेप्ट। ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं इस केस के ऊपर। जजों को बुरा भला कहना जो है वो एक आम एक तरीक़ा बन गया है मरियम नवाज़ का। अब ये 2 जजेस अगर इन्होंने रिक्यूज़ भी कर लिया है, उसके बावजूद अगर ये इन बाकी जजेस के ऊपर भी एक इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि वो अपने कंधे दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि वो उसके ऊपर चढ़कर और ये आगे निकलें। इलेक्शन जो है वो तो खैर है, वो तो होना है, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर है कि जब इलेक्शन होना है तो वो होना है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो ये कहना कि जजेस जो अपने कंधे दे रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। ठीक है। अच्छा हैदर वहीद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब आपकी राय में मरियम नवाज़ की जो डिमांड्स है वो पूरी हो जाएंगी? जैसे सिजिलियन माफिया, गॉड फादर्स के अलकाबाद वापस ले लिए जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, आपने भी सुना होगा उन्हें। देखिए, मेरे ख्याल से वो चाह ये रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि जिस चीज़ से नवाज शरीफ साहब गुजरे वो खुद गुजरी। जिस तरह से 2018 में उनकी हुकूमत जाती है और मुझे क्यों निकाला कि कुछ जलसों के बाद इवेंचुअली जो है वो उनके ख़िलाफ़ जजमेंट और कन्विक्शन होती है, उससे पहले वो नाअहल होते हैं और फिर वो ज़ाहिर अरेस्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजतन वो इलेक्टोरल रोल पे भी नहीं होते और साथ ही साथ वो कैंपेन नहीं कर सकते और उनकी पार्टी इलेक्शन हार जाती है। तो वो चाहती हैं कि ये जो उनके साथ हुआ, जब तक कि वो खान साहब के साथ नहीं होगा तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। अब इसको 2-3 तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि कोई कहेगा कि अगर नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है तो उनको अहल होना चाहिए और सियासी मैदान में जो है कोई कोर्ट के फैसलों से कोई आउट नहीं होना चाहिए, अवाम के फैसलों से आउट होना चाहिए। और ज़ाहिर एलिजिबिलिटी के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन आइडियली ये फैसला जो है वो अवाम को करना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ के हवाले से हो या इमरान खान के हवाले से हो। तो एक सोच तो ये है कि अगर बैलेंसिंग एक्ट होना भी है तो फिर नवाज शरीफ साहब को अहल होना चाहिए और खान साहब जो है वो उनका जो भी कानून के मुताबिक मुकदमा जिस तरह चलते हैं उस तरह चलें। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे सोच ये है कि वो मियाँ साहब के साथ हुआ वो सारा अब खान साहब के साथ होना ज़रूरी है, तभी इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं, जिस तरह से फिर 2018 के इलेक्शंस हुए। लेकिन अब बात यह है कि 2018 के इलेक्शन जिस तरह मुतनाज़ा थे, क्या आइंदा के इलेक्शंस भी फिर मुतनाज़ा नहीं हो जाएंगे? तो ये मेरे ख्याल से एक सोच है। लेकिन मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो ऑब्वियसली ये चाहती हैं कि जो भी नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ
वो ही हर चीज़ हर्फ ब हर्फ अब इमरान खान साहब के साथ होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं डोगर साहब। ये जो बुरा वक्त आपका चल रहा है पीटीआई का, मगर इस बुरे वक्त में अच्छी बात जो नज़र आ रही है वो ये कि जी आप अपने मौके पर कायम है, अदलो इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, फाजिल जज साहिबान की किरदार कुशी जो की जा रही है, उन्हें मुतनाज़िर बनाने की कोशिश की जा रही है, साजिश कह लें, मुहिम चल रही है। अच्छा, आप तहरीक इंसाफ के होकर खामोश हैं? डॉक्टर साहबा, पहली तो बात यह है कि जो मरियम नवाज़ की आज की तकरीर है और जो 2 दिन पहले की तकरीर है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जिस तरह वो गला फाड़ फाड़ चीख के बोल रही हैं, उनको पता है कि अब उनकी नहीं चलने वाली, उनकी कहानी ख़त्म हो गई है। और स्पेशली कल जो NA 193 में जो रिज़ल्ट आया है, जो शिकस्त फाश हुई है इनको, और उसके बाद तो उनको ये पता चल गया है कि हुकूमती मशीनरी हो, 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात हमारे कारकुनों पर दर्ज कराए गए, 35 से 40 हमारे नोटेबल्स वहाँ अरेस्ट हैं, और कोई ऐसा कदम, कोई ऐसी सपोर्ट इनको ऐसी नहीं रही हासिल जो हुकूमती कैंडिडेट को करनी चाहिए। हर तरह के इन्होंने वसाइल इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन एक विजिबल मार्जिन के साथ शिकस्त फाश हुई। आज की ये जो डेस्परेशन है, ये मरियम नवाज़ की उस चीज़ की अक्कासी है। अब नैरेटिव इनका रहा नहीं, इनको ये पता चल गया कि एक तरफ अकेला इमरान खान है जो एक नज़रिए और सोच का नाम बन गया है, और एक तरफ पूरी PDM की जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासत है, और उनके पीछे वो तमाम मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं जो अपनी ज़ाती ज़िद और अना की वजह से जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन 10-11 महीनों में। मरियम नवाज़ को अब ये चीज़ नज़र आ गई है कि इलेक्शन में तो हमारा कुछ नहीं बनने वाला। आज इलेक्शन करा लें, कल करा लें, परसों करा लें, इलेक्शन तो होने हैं। अब ये बैड कॉप और गुड कॉप वाली स्टोरी है कि हुकूमत भी अपनी शाहाना प्रोटोकॉल भी लेती हैं, 2 फेडरल मिनिस्टर को साथ भी खड़ी करते हैं, और अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं कि इस बहरान से, इस महंगाई से, ये जो इनकी किया दिया है और जो इनकी बैड गवर्नेंस है। लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग इतने पागल नहीं हैं। लोग कैसे बेवकूफ़ी, लोग बहुत समझदार हैं। अब लोग आगे निकल गए हैं और लीडर पीछे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो जजों पे हमले हो रहे हैं, ये इनका वतीरा है। जस्टिस सजाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो या जस्टिस कयूम की टेप हो, ये जिस तरह से मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे अमल को मुतनाज़ा बना रहे हैं। ये भी इत्तेफाक फाउंड्री तो नहीं है कि जी पहले नवाज शरीफ को उससे माफ़ी मांगी जाए, नवाज शरीफ आए, वापस आए, वो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर आज भी बड़ा इंतज़ार कर रहा है। किसने मना किया? आए, आकर सियासत करें, सियासत में हिस्सा लें, अपने मुकदमात को फेस करें। वहाँ तो रोज़ाना वीडियो तस्वीरें देख रहे हैं जिस शाहाना अंदाज से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं लंदन के अंदर। आए ना, मरियम नवाज साहिबा और PMLN और PDM, इनकी सबकी छुट्टी हो गई है, इनके ताबूत तैयार हैं, ये जब भी इलेक्शन कराएंगे। तहरीक इंसाफ अदलिया के साथ है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, कानून और हुक्मरानी की बात करती है, और हमें उम्मीद है कि जो अदलिया ने सो मोटो एक्शन लिया है, वहाँ से जो फैसला आएगा वो इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक आएगा। ठीक है जी, जैसे कि डोगर साहब ने कहा, जी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ अनवर साहब, डोगर साहब ने कहा कि फिर उनको आना चाहिए, आए नवाज शरीफ साहब। तो जैसा मरियम साहिबा ने जो डिमांड्स रख दी हैं, डिमांड्स ही लग रही हैं ना ये कि नाइंसाफ़ियों का जो अजाला किया जाए, गलत सज़ाएँ ख़त्म की जाएँ, फिर इलेक्शन भी हो जाएगा, और ये जो पनामा बेंच के हवाले से खासतौर पर कि जो अलकाबाद सिजिलियन माफिया गॉड फादर वो वापस लेने होंगे, तो आपको ऐसा होता नज़र आ रहा है? इन्होंने जो डिमांड्स रखी, आपको क्या समझ आ रही है? इसका जो कानूनी एक पहलू है, और उसके बाद फिर आपको नवाज शरीफ वापस आते दिखाई दे रहे हैं? देखो फिजा, बात यह है कि जाहिर है कि आना तो है, अब किस तरह से आएंगे, अब ये गवर्नमेंट किस तरह से उनको फैसिलिटेट करती है ये भी देखना पड़ेगा। जाहिर है कोर्ट के अंदर आकर उनको अपने लिए बेल लेनी पड़ेगी, बिकॉज़ अब तो बगौल किसी के उनके सेहतियाब हो गए हैं, जाके अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, घूम रहे हैं।
तो उससे वापस आने के बाद उनको बेल तो लेनी पड़ेगी, जेल तो इनिशियली जाना पड़ेगा, मगर जाहिर है कि उसके बाद फिर उनके केसेस चलने चाहिए। टेक्निकली केसेस में अपील है, अपील जो है वो चलाई जाए। अगर कोर्ट उनको रिहा कर देती है तो ठीक है, वो कोर्ट का इख्तियार है ये, और कोर्ट का इख्तियार को हम ये नहीं कह सकते कोर्ट ये करेगी या वो करेगी, मगर उनको अपना केस को प्लीड करना पड़ेगा। प्लीड करके साबित करना पड़ेगा कि जो जजमेंट दिया गया है उनके खिलाफ वो गलत है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसको कि ये पनामा बेंच कहते हैं, वो एक ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर। उसको कैसे एक सेट वो करेंगे, उसकी वजह से आर्टिकल 62 के तहत वो वैसे ही नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं, और जब तक कि ये मौजूद हैं उस वक्त तक तो नेचुरली वो पॉलिटिक्स में नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा अनवर साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, और ब्रेक के बाद आमिर डोगर हमारे साथ होंगे, आप और हैदर साहब नहीं होंगे। तो अनवर साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो केपीके और पंजाब इलेक्शन अस्कुत पर जो कल समाअत होने जा रही है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, तवक्को क्या है कि जो इलेक्शन की तारीख है उसका ऐलान हो जाएगा, इम्कानात कि क्या फैसला दिया जा सकता है? देखिए, कानून में तो बहुत वाज़े तौर पर लिखा है कि उसमें जो है नॉट लेटर देन 90 डेज, 90 डेज का तो जी 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 जब वजाहत के साथ लिख दिया है तो उसके अंदर तो कोई तब्दीली नहीं की सकती। न कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो चेंज करे, और न किसी इंडिविजुअल के पास ये इख्तियार है। और जाहिर है जब इख्तियार नहीं है तो वो तो ये नहीं कर सकते कि वे कहें कि जब चाहें कर लें। उनको दो चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जो बार बार कही जा रही हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि किसने डेट अनाउंस करनी है, किसने डेट सेटल करनी है, और अगर इस नतीजे पहुंचते हैं कि कोई और नहीं कर सकता डेट, तो फिर कोर्ट भी डेट दे सकती है कि इस डेट तक आप कर लें, और जो प्रोबेबली प्रेसिडेंट के लिए कह सकते हैं। उसमें जाहिर है एक मशवरे की बात है, मगर कोर्ट्स जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को सेव करने के लिए कोई ना कोई डेट दे सकती हैं। ठीक है जी, ठीक है। हैदर साहब आपका और अनवर साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आमिर डोगर हम आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मलिक आमिर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, अब जो सिचुएशन आपके सामने, सूरत हाल सामने, तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आप देखते हैं मुस्तबिल करीब में? डॉक्टर साहब देखिए, खान साहब कल पेश हो रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि मुझे गिरफ्तारी से भी कोई खौफ और ख़तरा नहीं है, और इमरान खान साहब को अब ये जिस तरह से भी जहाँ भी रोकें, कुछ भी करें, अब इमरान खान एक इनकलाब का नाम बन गया है। आप यकीन मानिए, जो ये कल इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, ये पंजाब की बिल्कुल रिमोट एरिया की सीट है, राजनपुर, इंडस हाईवे से भी ये साउथ में ऊपर फर्दर, और पहाड़ और कच्चे का इलाका, वहाँ भी लोगों में इतना शऊर है, इतना शऊर है। चले कोई फैसलाबाद, मुल्तान शहर, लाहौर का हल्का होता तो बात बना सकते थे कि जी शहरों में पीटीआई है। अब तो ये जो कुछ भी कर ले, इमरान खान तो अब इनसे रुकने वाला नहीं है। इमरान खान को जेल में डाल दें, उसको गिरफ्तार कर दें, जो कर दें। कौम में बड़ा शऊर आ गया, अल्लाह ताला ने करम किया इन 10 महीनों में, जिस तरह से कौम जागी है, ऐसी मिसालें तो बहुत कम है। ये इनकलाब है। तो इमरान खान के ऊपर ये रेड, जिसको कहते हैं कांटा डाल दें, जो मर्ज़ी कर दें। इस टाइम तो इमरान खान कौम की रेड लाइन बन गया। हम कानून को फेस करेंगे, अदालतों को फेस करेंगे, अदालतों में पेश होंगे, और हम समझते हैं कि मेरिट पे अदालतें फ़ैसला करेंगी, और अदालतें किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगी। आज तो जो पाकिस्तान में इस वक्त जो डिफाइनिंग मोमेंट है, आज तो वक्त है, और ऐसे में जब बिल्कुल अंधेरा हो और कोई उम्मीद की किरण नज़र ना आ रही हो, और अरबाब इक़्तिदार ताकत के नशे में
बदमस्त हो जाए और उनके पीछे बैठी हुई वो कुव्वतें भी जो सिर्फ मैं ना मानूं और अपनी ज़ाती ज़िद और ना की भींट चढ़ा दें पूरे मुल्क को, जिस तरह हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में अदालतें ही होती हैं जो एक रोशनी का मीनार होती हैं जहाँ से रोशनी आती है और रूल अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नवाज शरीफ साहब की वापसी नजर आ रही है फिर प्रिवेल करता है और मुल्क आगे मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ आएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ नवाज शरीफ की इनिंग्स ख़त्म। अब नवाज शरीफ आगे क्या कार्ड इस्तेमाल करेंगे? वोट को इज्जत दो, उन्होंने ख़त्म कर दिया, मुझे क्यों निकाला, वो मामला ख़त्म हो गया। एक तरफ मरियम नवाज गालियाँ देती हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तलवे चाट रहे हैं। ये कौम कोई पागल है, लोग कोई बेवकूफ़ है, इन्होंने लोगों को क्या मजाक समझा होगा? अब वो वाला ज़माना गया 1990 वाला या 93 वाला कि आप खुद इस्टेब्लिशमेंट के गमले में परवान चढ़ें। लोग जो गवर्नर जिलानी को भी जानते हैं जिनकी गोद में ये आगे बढ़े, ज़िया-उल हक को भी लोग नहीं भूले। कौम का इतना हाफजा कमज़ोर नहीं है लोगों का कि ये समझेंगे कि मरियम आएगी गले चीख चीख के और कॉस्मेटिक के फेस के साथ सर्जरी करा के आएगी तो लोग आ जाएंगे। भाई आप क्या हैं, आप हैं क्या? ना कभी आपने ज़िंदगी में आज तक काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा, ना कभी आप किसी ओहदे पे रहीं, सिवाय इसके कि आप औरत हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर आप इस तरह जिसका दिल करे आप उनके साथ आप तूफाने। ठीक है आमिर डोगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वाज़िन। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में जो बढ़ती महंगाई है, बदतरीन गवर्नेंस है, उससे पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, उस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी स्टैंड लेने का फैसला करते हुए आज से पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल दी है। और ये हड़ताल कब तक चलेगी, क्या ये धरने और एहतजाज में भी बदल सकती है? तहरीक लबैक का जो बुनियादी मुतालिबा है वो क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद। शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। साद रिजवी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो आपका मुतालिबा है वो मुतालिबात आपके क्या हैं जो पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल दी गई है? क्या आगे जाके एहतजाज में भी कन्वर्ट हो सकती, धरने में भी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहबा। अब हमने हमारा बुनियादी मुतालबा जो डॉक्टर साहब है वो है कि जो 14 फरवरी के बाद पेट्रोलियम की मसनूआत के अंदर जो कीमतों के अंदर इजाफा किया गया है उसकी वापसी, ये हमारा पहला बुनियादी मुतालबा है। और इसके लिए आज हमने मुल्क भर में शटर डाउन कॉल दी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नहायत कामयाब रही, बल्कि पूरी कौम एक तहरीक लबैक पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मिलाकर गरीबों की आवाज़ का हिस्सा बनी। इसके लिए मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। और आगे जो सिलसिला है इंशाल्लाह जब तक ये कीमतें वापस नहीं लेते उस वक्त तक हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अच्छा, अगर जब तक ये कीमतें वापस नहीं लेते हैं आप इस सिलसिले को जारी रखेंगे, आप ये कहना है अगर हुकूमत टस से मस नहीं होती है तो फिर आप लोगों का अगला जो लाहेअमल है वो क्या होगा? क्या ये जो एहतजाज है ये कोई हम सख्त शक्ल भी इख्तियार करता देख सकते हैं? क्या ये धरने में कन्वर्ट हो सकता है, बदल सकता है? और आपसे अब तक किसी ने अगर आप लोगों ने इससे रब्ता किया हो हुक्मरान जमात की जानिब से? जी नहीं, बिल्कुल इतनी बेइज्जती का शिकार हमने कोई भी हुकूमत नहीं देखी और इतने नाअहल भी जिन्होंने अभी तक जिनके मतलब अभी कान पर जूं तक नहीं रिंगी कि ये पूरा मुल्क बंद हो गया, शटर डाउन हो गया है, लोगों ने रजाकाराना तौर पर एक मुकम्मल हड़ताल का साथ दिया है, उसके बावजूद हुकूमत टस से बस नहीं हुई। उसके बाद हमने अगला लाएअमल का ऐलान किया है कि हम इंशाल्लाह जुम्मे वाले दिन जुम्मे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में हर जिले के प्रेस क्लब के बाहर एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे करने जा रहे हैं। अगर हुकूमत को इससे ना असर पड़ा तो इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये फिर एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर देगा। और आपको इस बात की उम्मीद है कि हुकूमत को इससे भी असर नहीं पड़ेगा, जून तक नहीं रेंगेगी? देखें, अभी तो जो बेहसी है उसके मुताबिक तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इंशाल्लाह वो जब वक्त जैसे जैसे गुजरेगा रंग निकलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, महंगाई का जो हल है वो तो इलेक्शन ही नजर आता है साद रिजवी साहब, अगर देखा जाए समझा जाए, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आप इस बात से एग्री करते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है, वक्त बहुत जरूरी? जी डॉक्टर साहब, मैं इस बात से इसलिए एग्री नहीं करता कि हमें पहले एक तब्दीली का लॉलीपॉप सुनाया गया कि तब्दीली आएगी तो मुल्क ठीक चलेगा। तब्दीली आ चुकी, जब तब्दीली ने अपने रंग दिखाने शुरू किए तो फिर एक और रंग लाया गया। जब तक रजीम चेंज नहीं होगी
और जनाब इस हुकूमत को गिराया नहीं जाएगा तब तक महंगाई नहीं जाएगी। जब रजीम चेंज हो गया, अब नया कहानी सुनाई जा रही है कि जब इलेक्शन नहीं होंगे तो जब तक तो इस वक्त मुल्क स्टेबल नहीं होगा। भाई मुल्क स्टेबल हो सकता है, उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसके लिए वो सारी चीजों की जरूरत है जिसे हमें बुनियादी तौर पर करना है। लेकिन ये कोई भी मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ। एक आए हैं वो अपने जनाब क्या कहते हैं पर्चे और FIR और अपने मुकदमात खत्म करवाने के चक्कर में है, कोई आता है वो नैब का जनाब चेयरमैन लगवाने के चक्कर में आता है, कोई आता है वो जनाब अपनी एक्सटेंशन लेने के चक्कर में आ जाता है। तो ये तो यहाँ तो खेल तमाशा लगा हुआ है ना, मुल्क पूरे के साथ खेल रहे हैं। आपको मालूम है कि हम 2023 में अभी रिसेंट मिनी बजट के नाम पर भी हम IMF के दरवाजे पर खड़े हैं और हमारा हमसाया मुल्क 1993 में IMF के दरवाजे पर गया था और 2000 में उसने वो किस्त वापस कर दी थी वो कर्जा। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे तो फिर कहेंगे जी नहीं हमारे मुल्क के हालात, भाई हमारे मुल्क को 75 साल में यहाँ तक पहुंचाने वाले कौन है? यही लोग हैं ना, यही जनाब जर्नैल हैं, यही सियासतदान है, यही जनाब बारी। साद रिजवी साहब, एक और चीज़, ये अगर कल इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो आपको तहरीक इंसाफ नून लीग दोनों की तरफ से इत्तेहाद की अगर दावत दी जाए तो फिर आप किसके इत्तेहादी बनना पसंद करेंगे? जी मैं सिर्फ कौम का इत्तेहादी बनना पसंद करूंगा, जिस कौम के लिए जनाब महंगाई के लिए आज हमने शटर डाउन कॉल की। पूरी पाकिस्तान की किसी भी जमात ने इसका हिमायत का ऐलान नहीं किया। इसका मतलब है हर कोई अपनी सियासत के लिए खेल रहा है, कौम के लिए तो किसी ने भी आवाज बुलंद नहीं की। अच्छा, तो आप कितने पुरुमीद हैं? आप जिस तरह अगर आप ये एहतजाज करेंगे, आप लोग, आपने कहा फिर आगे जुमे के दिन आपके पास एक अगला लाहेअमल भी है, आपके पास नेक्स्ट प्लान भी है, तो अगर आप साथ ये भी कह रहे हैं कि आपको उम्मीद है, जिससे आज भी किसी के कान से जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने राब्ता नहीं किया आप लोगों से, बेहिस हुकूमत है, तो आपको लगता है कि जुमे वाले दिन भी राब्ता नहीं करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे? फिर उसके आगे बाद हम अपना लाहेअमल जारी रखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जब, यानी आपके पास अभी से कोई प्लान है कि उसके बाद क्या करेंगे साथ साथ, या फिर आप सिचुएशन को देखते हुए, सूरत-ए-हाल को देखते हुए डिसाइड करेंगे? जी नहीं, इसके बाद बहुत सारे प्लान हैं। जी जी, आप कह रहे हैं बहुत से प्लान्स हैं आपके पास इसके अलावा? जी इसके बाद बहुत सारे प्लान हैं जी इंशाल्लाह। तो वो सूरत-ए-हाल को देखते हुए, वो सारे पत्ते सूरत-ए-हाल को देखते हुए खेले जाएंगे कि अगर हुकूमत इस तरह रिस्पॉन्स देती है तो फिर ये पता खेला जाएगा, नहीं देती तो फिर? देखिए, नामूस रिसालत का मसला ऐसा है जिसके ऊपर हम फौरन रिएक्शन देते हैं। ये है कौम का मसला और कौम की महंगाई का मसला। इसके लिए कौम को बावर कराना जरूरी है कि हम आपके लिए निकले हैं। हम नहीं चाहते कि फौरन किसी चीज का ब्लॉकेज हो, फौरन सारी चीजें हो। हमने शटर डाउन के लिए भी 1 हफ्ते का वक्त दिया, बल्कि 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त दिया, और आगे भी हम 3-4 दिन का वक्त दे रहे हैं, मजीद भी वक्त देंगे। लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो फिर आखिरी हाल यही होता है, तांगा मत बजंगा मत। आपको लगता है कि अभी हुकूमत सीरियस नहीं ले रही आपके मुतालिबात को या आपके एहतजाज की कॉल को? देखिए, हुकूमत तो किसी भी चीज को सीरियस नहीं ले रही ना। हुकूमत को सिर्फ ये फिक्र है कि नवाज शरीफ को कैसे वापस लाना है, इसहाक डार को कैसे स्टेबल करना है, और जनाब लाडलों को कैसे नवाजना है, और अपने मुकदमात को कैसे खत्म करना है, और जनाब अपनी वो क्या कहते हैं सारी हुकूमत को बचाना किस तरह है। अगर हुकूमत को कौम की फिक्र होती तो जब भी IMF के दरवाजे पर ये जाते और मिनी बजट या किसी भी नाम पर कौम का कबाड़ा निकाला जाता, बल्कि ये अशराफियत को नवाजने की चीजें खत्म की जाती, ये बाकी जो सारे मामलात हैं इनको खत्म किया जाता। लेकिन इनके कभी भी इस तरफ नहीं वो होता है। बस वो हमारे जनाब आने वाले वजीर आजम ने ये कह दिया कि वो बेगर्स आर नॉट द चूजर, तो बस उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं कि वो उन्होंने हमें भिखारी बना दिया और खुद वो भिखारी आला बन गए। बस इतना सा हमें फर्क कर दिया और तो कुछ नहीं बदला इस मुल्क में। अच्छा साथ ही जो महंगाई है वो तो सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे पाकिस्तान की आवाम का, कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है कि महंगाई जिस पे बात नहीं हो रही है या फिर उसके लिए कुछ सोल्यूशन या कोई हल की तरफ नहीं जा रहा। एक आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है। तो अगर कोई और भी महंगाई के लिए कोई और पार्टी भी आवाम के लिए दर्द दिल रखती हो तो आप एक पेज पर आएंगे उनके साथ? देखिए, आवाम के लिए जब कोई बात निकलेगा तो हम देखेंगे कि उनकी शायद आवाज़ हमसे ज़्यादा मौसर है या मजबूत आवाज़ से निकले और नीयत से निकले, तो बिल्कुल उनका साथ देंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे आप ये बताएं, एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो, इमरान खान की लड़ाई हो, नवाज शरीफ की लड़ाई हो, PDM की लड़ाई हो, पूरी ऊपर से नीचे अदलिया की लड़ाई हो, किसी में इस पूरी लड़ाई में कौम कहाँ है? कौम तो जनाब महंगाई की चक्की के 2 पार्टों के अंदर पिस रही है और सारे अपनी अपनी जनाब कोई मफाद की जंग लड़ रहा है, कोई बका की जंग लड़ रहा है, कोई जनाब जेल भरो तहरीक के लिए को कर रहा है। भाई कौम कहाँ है? जिस कौम के लिए तुमने ये सारे ढोंग रचा रखे हैं उस कौम का भी तो पता ले लो। वो कौम जिसके पास जनाब 18,000 रुपए में गुजारा करने वाला
जनाब अपने पानी के बिल भी खुद दे रहा है, बिजली के बिल भी खुद दे रहा है, सारा कुछ दे रहा है। और 18 लाख तनख्वाह लेने वाला जनाब बिजली भी यूनिट भी फ्री है, पेट्रोल के जनाब लीटर्स भी फ्री हैं उसके लिए काफ़ी, और गाड़ियाँ भी मुफ्त हैं, तालीम भी मुफ्त है, इलाज भी मुफ्त है। तो ये भी तो पता करना है कि कौम क्या कर रही है। हर कोई अपनी लड़ाई में अपने जनाब एक डुगरी लेके पूरी कौम को आगे लगाया हुआ है। कोई कहता है जेल भर दो, कभी कहते हैं जनाब ये कर दो, और दूसरे आते हैं वो कहते हैं जनाब हम ये करेंगे, हम अपने कपड़े बेचकर कौम के लिए कराएंगे। उन्होंने कौम के बकाया मानदा कपड़े भी उतारने। मेरे पास आखिरी 30 सेकंड्स हैं, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। जरा दोबारा नाज़रीन को बता दी कि जो लोग आपको देख रहे हैं, इस टाइम पे बोल न्यूज़ देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं कि अब आप अगले जुमे को क्या करने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को पाकिस्तान के तमाम जिली डिस्ट्रिक्ट के प्रेस क्लब के बाहर भरपूर एहतजाजी मुजाहरे होंगे। और मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ, आपके चैनल का भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ के लिए हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है साद रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद बात करेंगे अभिनंदन के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान अफवाज मुल्क की हिफाजत के साथ दुश्मन की ख्वाहिश का भी एहतराम करती है। सितंबर 1965 में भारतीय फौज ने लाहौर में सुबह का नाश्ता और शाम की चाय की ख्वाहिश की थी। तब से उस वक्त की चाय और नाश्ता तारीख का हिस्सा है। और आज ही के दिन 4 साल पहले 27 फरवरी की चाय की चुस्की, दैट इज फैंटास्टिक, भारत के लिए वो आलमी सुबकी है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज ही के दिन भारतीय फौज के पाक सरजमीन में दाखिले की कोशिश पर पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़ी भारतीय फौज को बाकायदा तिगनी का नाच नचा दिया। ये वो दिन है जब पुलवामा हमले के झूठे प्रोपेगेंडे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में करारा जवाब दिया। अच्छा, वैसे तो भारत ने हर बारी महाजराई पर मुंह की खाई है, लेकिन 27 फरवरी 2019 को दुश्मन हमेशा सरप्राइज डे के तौर पर याद रखेगा, क्योंकि पाक फजाइया ने रात की तारीकी में दुश्मन की बुज़दिलाना हरकत का जवाब दिन की रोशनी में कामयाब हमला करके दिया था। और पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले MiG-21 और Su-30 को पाकिस्तानी शाहीनों ने लम्हों में कर दिया। और अभिनंदन नामी एक पायलट को गिरफ्तार करके बुज़दिल दुश्मन को बताया कि रात की तारीकी हो या फिर दिन का उजाला, पाक फौज के जवान और फजाइया के चाको चबंद पायलट दुश्मन के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा, ISPR की जानिब से अभिनंदन की वीडियोस भी जारी की गई, जिनमें वो पाकिस्तानी फोर्सेस के बेहतरीन और पेशा वाराना सलूक की तारीफ करते दिखाई दी। और देखें ज़रा, अभिनंदन जो जिन पर हमला करने की गर्ज से आया था, उन्हीं की मेहमान नवाजी का गर्विदा हो गया। भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने जाते वक्त अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी चाय की बहुत तारीफ की। और देखें जी, 4 साल गुजर जाने के बाद भी इस ऑपरेशन की कामयाबी ने भारतीय फजाइया के दिल में इस कदर खौफ बिठा दिया है कि अब वो गैस के गुब्बारे और कबूतर से भी डर जाते हैं और लड़ाका तैयारे उनके पीछे लगा देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।